नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं खबर और सारी बड़ी खबरें आपको जल्दी से दिखाएंगे। सबसे पहली खबर पटना से, जहां पर रेल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पटना जंक्शन पर रेल पुलिस ने चाइल्ड ट्रैफिकिंग गिरोह का भंडाफोड़ किया। एर्नाकुलम एक्सप्रेसवे से 21 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। इन सभी बच्चों का एर्नाकुलम ले जाया जा रहा था, जिसकी जानकारी मिली थी और इस दौरान रेल पुलिस ने 3 तस्कर को भी गिरफ्तार किया। इन तस्करों से सख्ती से पूछताछ हो रही है। जब भी रेल पुलिस देखती है, जीआरपी और आरपीएफ देखती है कि कोई ज्यादा बच्चे अगर टेंडर एज के हैं, वो एक जगह बैठे हुए हैं या अलग अलग डिब्बे में बैठे हुए हैं, तो संदेह उत्पन्न होता है कि ये बच्चे अपनी माँ के साथ, पिताजी के साथ नहीं है, गार्जियन के साथ नहीं है। पूछताछ की जाती है प्रारंभिक रूप से, तो बच्चे बताते हैं कि माँ बाप के साथ नहीं, हम फलाने उनके साथ जा रहे हैं। उससे स्थापित हो जाता है कि बच्चों को बाल श्रम कराने के लिए या तस्करी का इसका किया जा रहा है और रेल पुलिस के साथ त्वरित कार्रवाई की जाती है और फिर उस पर तुरंत हम लोग उसको फिर सरकारी व्यवस्था के तहत उनको भेजते हैं। CWC के चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के थ्रू उनको रेस्क्यू किया जाता है। और वहीं जासूस ज्योति का पूछताछ में बहुत बड़ा कबूलनामा सामने आया है। ज्योति सब्सक्राइबर्स के लिए जासूसी के जाल में फंसी है। ज्योति की ISI एजेंट दानिश से पाक हाई कमीशन में मुलाकात हुई थी। ज्योति दानिश के कहने पर पाकिस्तान में अली हसन से मिली थी। पाकिस्तान में अली हसन ने रहने का उसका इंतजाम किया। ज्योति पहलगाम हमले से पहले कश्मीर और पाकिस्तान गई थी। ज्योति 2 बार पाकिस्तान विजिट कर चुकी है। और इस बीच ओडिशा के पुरी में पुलिस यूट्यूबर प्रियंका सेनापति की ज्योति मल्होत्रा से रिश्तों की जांच में जुट गई है। प्रियंका सेनापति और ज्योति ने एक साथ कई वीडियो तैयार किए थे। हिसार के रहने वाली यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की तरह प्रियंका सेनापति भी पाकिस्तान गई थी और यही वजह रही कि जासूसी के आरोप में ज्योति की गिरफ्तारी हुई तो प्रियंका भी जांच के घेरे में आ गई। NIA ने भी पूछताछ की है और इसके साथ ही प्रियंका के सोशल मीडिया अकाउंट पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पुलिस के मुताबिक प्रियंका, उनके पिता और प्रियंका के रिश्तेदारों के अकाउंट से पैसों के लेन देन की जांच की गई, क्योंकि पुलिस ने दावा किया है कि वो एक दुकान की मालिक से कम समय में होटल कारोबारी बन गई और इसको लेकर भी पुलिस ने बारीकी से जांच शुरू कर दी है। और वहीं छत्तीसगढ़ के नारायणपुर से बड़ी खबर आपको दे दे। सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता यहां हाथ लगी। सूत्रों के हवाले से खबर कि अब तक 30 नक्सली ढेर किए जा चुके हैं। नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा DRG जवानों की कार्रवाई यहां पर देखने को मिली। DRG के जवानों ने बड़े नक्सली लीडर्स को घेरा। टॉप नक्सली वसवा राजू के मारे जाने की खबर सामने आई है और ये बड़ी सफलता जवानों के हाथ लगी। और आगे बढ़ते हुए बाबा बागेश्वर की बात करेंगे। देखिए, बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मुजफ्फरपुर के पताही में एक बार फिर हिंदू राष्ट्र को लेकर बड़ी बातें कह दी। खुले मंच से बोलते हुए बाबा बागेश्वर ने कहा कि अगली बार जब भी जन्म लूंगा, बिहार की भूमि पर जन्म लूंगा। ये धरती जानकी माता की है, ये धर्म की धरती है। बिहार ने नया अध्याय लिखा। जब धर्म विरोधियों ने मेरा बिहार आने का विरोध किया, तब बिहार के नौबतपुर में एक नया इतिहास रचा गया। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर में गजब का जोश है। इस दौरान बाबा ने मंच से कहा कि उन्होंने लोगों से अपील की कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। मैं फिर से पदयात्रा कर रहा हूं। क्योंकि ये जानकी माता की भूमि है, ये भक्ति की भूमि है और बिहार हमारे जीवन में एक नया अध्याय लिखा। जब धर्म विरोधियों ने हमें बिहार में आने से रोका था, तब नौबतपुर तरेतपाली मठ में पूरे विश्व का रिकॉर्ड बना था। 12 लाख लोगों ने आकर के कथा को सुना। और वहीं मुजफ्फरपुर पहुंचे बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये अब तक 1965, 1971 का भारत नहीं है, बल्कि ये 2025 वाला भारत है। ये भारत घर में घुसकर मारता है। उन्होंने भारतीय सेना पर गर्व जताते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर झांकी है, हल्दी मेहंदी बाकी है। लेकिन अब ये 1971 का भारत नहीं बचा, 1965 का भारत नहीं है, ये 2025 का भारत है। घर में घुसकर के मारा। जब सिंदूर, अभी सिंदूर तो झांकी है, हल्दी मेहंदी बाकी है।
जब सिंदूर इतना खतरनाक है कि काम हम घर में पता ही नहीं चल रहा पाकिस्तान वालों को या, लेकिन धन्य है भारत की आर्मी जिसके कारण हम सब सुरक्षित हैं। पर हिंदुओं, एक बात तो समझनी पड़ेगी, अगर हम हिंदू एक नहीं होंगे, हम सब हिंदू एक नहीं होंगे, तो एक दिन तुम्हारे घर में घुस कर के ये मारेंगे। अगर इन्हें मुंह तोड़ जवाब देना है तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना होगा। और वहीं भारतीय सेना हमेशा ये साबित कर देती है कि वो किसी को छेड़ती नहीं और अपने दुश्मनों को छोड़ती नहीं। एक बार फिर से सेना ने अपने शौर्य का परिचय दिया है। पाकिस्तान की कायराना हरकत का जवाब भारतीय सेना ने अद्भुत पराक्रम के साथ दिया। इस पूरे अभियान को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। अब उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने इस सैन्य अभियान को लेकर एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला किया। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने तय किया है कि प्रदेश के सभी मदरसों में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पढ़ाया जाएगा, जिसके बाद बिहार में भी इसकी मांग तेज हो चुकी है। बिहार सरकार की मंत्री नीरज कुमार बबलू या फिर मंत्री रत्नेश सदा हो या फिर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, ऐसे कई नेताओं ने बिहार के स्कूल और मदरसों में ऑपरेशन सिंदूर का पाठ्यक्रम शामिल करने की मांग की। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको देखिए, आरजेडी की माई बहन योजना पर क्रेडिट की सियासत शुरू हो चुकी है। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि बिहार में अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो महिलाओं को 2500 रुपए दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में पहले से महिलाओं को 2500 दे रही है। बिहार में सरकार बनती है तो इसे लागू किया जाएगा। देखिए, आपको पहले ही मैंने तैयारी कर दी थी कि हम लोगों ने जब महागठबंधन की बैठक की थी तो सारी जो मुख्य योजनाएं थी जिसको हमको लाना है पब्लिक कितने केंद्र में, ये योजना जो है हमारा जो है ये यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। महागठबंधन सरकार बनने के बाद योजना का फायदा लेने के लिए अभी मिस कॉल करें। तो ये कहीं भी आपकी जो सवाल है उसको मैंने पहले ही कहा था कि आपकी सवाल आने वाली है, लेकिन यह योजना महागठबंधन की संयुक्त योजना है। अब अलग अलग, जैसा कि मैंने कहा कि अलग अलग हम लोग 6 पार्टनर है, 6 पार्टनर जो है अपना अपना हिसाब से इसको अब प्रचार प्रसार करेंगे, उसमें आपको जरा सा भी शंका नहीं रखेगी। और वहीं देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विश्व शक्तियों को जानकारी देने और पाकिस्तान के आतंकवाद से संबंधों को उजागर करने के लिए भारत की वैश्विक पहुंच आज से शुरू हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत की विचारधारा को दुनिया के देशों तक पहुंचाने के लिए जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल दिल्ली एयरपोर्ट से रवाना हो गई है। इस डेलीगेशन में ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को प्रदर्शित करने के लिए जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया, गणराज्य और सिंगापुर का दौरा किया जाएगा। और मेरा डेलीगेशन आज जा रहा है और हम लोग जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर जा रहे हैं। और लार्जली जो डेलीगेशन का पर्पस है वो ये है कि दशकों से जो हमारा देश है वो आतंकवाद झेल रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक ही कंट्री से आतंकवाद आता है। हमारा पर्पस तो एक ही था कि जो आतंकवादी कैंप है उसको खत्म करना, क्योंकि वहीं से सारा सब। और चलिए आगे बढ़ते हुए पश्चिम बंगाल की बात करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा पर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। हाईकोर्ट के आदेश पर बनी जांच कमेटी ने साफ साफ लिखा कि इस हिंसा के पीछे स्थानीय टीएमसी पार्षद महबूब आलम का नाम है, जबकि स्थानीय विधायक हिंसा के दौरान मौके पर होते हुए भी मौन था। यही हाल पुलिस का बताया गया। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस पूरी तरीके से निष्क्रिय रही। हालात ये थे कि हिंसा के दौरान स्थानीय लोगों के फोन तक नहीं उठाए गए। रिपोर्ट में बेहद परेशान करने वाले तथ्य सामने आए। रिपोर्ट में कहा गया कि केरोसिन से आगजनी को अंजाम दिया गया और दंगाइयों ने महिलाओं के कपड़े तक को नहीं छोड़ा। ये पूरी रिपोर्ट मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों से बातचीत के बाद तैयार की गई है। और वहीं सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती वाली याचिकाओं पर आज भी सुनवाई होगी। मंगलवार को भी कोर्ट ने कानून को लेकर अंतरिम आदेश पारित करने को लेकर
3 घंटे तक सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सीजेआई और जस्टिस जॉर्ज की पीठ ने कहा कि हर एक कानून के पक्ष में संवैधानिकता की अवधारणा होती है। अंतरिम राहत के लिए बहुत मजबूत और स्पष्ट मामला बनाना होगा, अन्यथा संवैधानिकता की अवधारणा बनी रहेगी। याचिकाकर्ता के वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार का पक्ष सुनने के लिए आज सुनवाई तय की है। और यूट्यूबर गायिका नेहा सिंह राठौर की बड़ी मुश्किलें, लखनऊ के बाद अब वाराणसी में केस दर्ज हो गया है। वाराणसी के लंका थाने में केस दर्ज किया गया है। दरअसल पीएम मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने का इन पर आरोप है और हनुमान सेना नाम की संस्था के अध्यक्ष की तरफ से मुकदमा दर्ज करवाया गया। बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी की बस में बड़ा धमाका हुआ। बीएलए ने पाकिस्तान आर्मी के बड़े नुकसान का दावा किया। पाकिस्तान आर्मी के कई जवानों के मारे जाने की आशंका है। बलूचिस्तान के खुजदार 0 पॉइंट पर हमले का दावा किया गया। और वहीं भारतीय सेना ने आतंकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चला दिया है और कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। पुंछ फॉरवर्ड पोस्ट से भी पाकिस्तान के 5 आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया गया। न्यूज 18 इंडिया की टीम उसी फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंची। बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर में एआई की भी मदद ली गई है, जिसकी वजह से भारतीय जवानों को पाकिस्तानी अड्डों को बर्बाद करने में बेहद मदद मिली। नेशनल हेराल्ड से जुड़ी ये खबर, आज इस मामले पर दिल्ली के राउंड एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। बताया गया कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज सुनवाई होगी। इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी आरोपी हैं। ईडी की जांच में यह दावा किया गया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कंपनी यंग इंडियन ने एसोसिएटेड जनरल प्रेस लिमिटेड यानी कि एजेएल की 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियों को सिर्फ 50 लाख रुपए में हासिल किया था। इसके साथ ही ईडी का यह भी दावा है कि ये एक तरह की धोखाधड़ी है और इसमें 988 करोड़ रुपए की अवैध कमाई की गई। और वहीं भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में इन दिनों दोहरी नागरिकता का खेल चल रहा है। नेपाल और बांग्लादेश के नागरिक फर्जी तरीके से भारत की नागरिकता लेते हुए देखे जा रहे हैं। साइबर कैफे वाले के नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि बदलकर नेपाली नागरिकों का महज 3 से 10,000 रुपए में आधार कार्ड बन जाता है, वो भी बिना किसी दस्तावेज के। जानकारी के मुताबिक नेपाल के कई संगठन वोट बैंक बढ़ाने के लिए बांग्लादेशी नागरिकों को नेपाली नागरिकता दिलवा रहे हैं। नेपाली नागरिकता मिलने के बाद बांग्लादेशी नागरिक भारत में आसानी से आ जा सकते हैं। रॉक्सॉल इमिग्रेशन विभाग ने पिछले साल ही एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोहरी नागरिकता का खुलासा भी किया। बताया गया कि अलकायदा, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और सिमी जैसे संगठनों के सदस्य भी नेपाल और भारत की नागरिकता ले चुके हैं। लगातार चौकसी रखी हुई है और सीमा से जो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनके जो भी कागजात हैं वो लोग हम लोग लगातार चेक कर रहे हैं। और इसी क्रम में पिछले करीब 15-20 दिनों में कई विदेशी नागरिक जिनके कागजात सही नहीं थे या बिना कागज के वो अवैध रूप से प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे, उनको डिटेन किया गया है। इसमें से कई लोग को प्राथमिकी भी दर्ज की गई है और उनको जेल भेजा गया है। इसमें से कई लोग जिनके कागज सही थे उनको पूछताछ के बाद छोड़ा गया है। इसी क्रम में आप लोगों को पता होगा कि एक बार 4 चाइनीज नागरिक भी हैं जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। और अगली खबर सासाराम से, जहां सासाराम की डेहरी में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें बीजेपी के नेता शामिल हुए। ये तिरंगा यात्रा डेहरी के विभिन्न इलाकों से होकर गुजरी, जिसमें कई संगठनों के लोग शामिल रहे। यात्रा में शामिल लोगों ने भारतीय सेना के जयकारे लगाए। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। और अगली खबर मुंगेर से, जहां मुंगेर में जल्द हवाई सेवा शुरू होने वाली है। लोगों को जल्द ही हवाई अड्डा की सौगात मिलेगी। सरकार ने मधुबनी, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकिनगर, वीरपुर, सहरसा और मुंगेर में हवाई अड्डा बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 2 टीम 22 से 27 मई के बीच बिहार पहुंचेगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम इन सभी जिलों में हवाई सेवा शुरू करने को लेकर फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करेगी। मुंगेर में सदियों से लोगों को हवाई यात्रा का एक बहुत बड़ा शौक भी था और आवश्यकताएं भी थी। आवश्यकताएं इसलिए थी कि बहुत सारी ऐसी क्रिटिकल केसेस आते हैं जिसको एयर एम्बुलेंस के माध्यम से पटना जाने की आवश्यकता पड़ती है।
बावजूद इसके यहाँ पर जो उसकी संपूर्ण व्यवस्था नहीं थी और यातायात का साधन नहीं था, तो लोग गंभीर रूप से बीमार होकर के जान जाने की स्थिति आती थी। ये मुंगेर के लिए बहुत बड़ा एक ये बहुत बड़ा कह सकते हैं हट होगा कि इलाज के लिए भी और लोगों के यातायात के लिए भी। मुंगेर के तमाम लोगों की जो सोच पूर्व से रहा है, आज तक हम लोग जब कभी भी कहीं बाहर जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए या इलाज के लिए, तो पटना या बड़े शहरों के लिए एयरपोर्ट की होना अति आवश्यकता है। बड़े सौभाग्य की बात है, देर हुआ बट दुरुस्त हुआ। सरकार की आंखें और नजरिया मुंगेर के प्रति खुला है। और अगली खबर भी मुंगेर से, जहां मुंगेर के सीताकुंड का विकास किया जाएगा और इसके लिए 6.98 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दी गई। पहली किस्त में 3 करोड़ 49 लाख की राशि जारी कर दी गई है। सीताकुंड धार्मिक मान्यता से काफी अहम है। इसका विकास हो जाने से लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। ये पर्यटन के विभाग में जाने से इसको हमको लगता है 100 गुना ज़्यादा बढ़ोतरी इसमें आ जाएंगे। खूब बढ़िया ढंग से, जितना इसमें श्रद्धालु आते हैं, साल भर आते रहते हैं और मेला के समय में तो अपार भीड़ रहते हैं। अगर पर्यटक में चल गए तो हमको तो मतलब आज के डेट में जो सुनने के लिए मिल रहा है, हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट बाबू ये जो राशि दिए हैं तत्काल 3 करोड़ 49 लाख का, हमको लगता है कि अब बहुत जल्दी ये विकास की ओर अग्रसर हो जाएंगे। और वहीं कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान कैमूर के भभुआ पहुंचे। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार रोजगार की सरकार है। लगातार सभी विभागों में नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। हमारी सरकार 12 लाख लोगों को नौकरी देगी। और इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने बिहार के अंदर जो कहा उन्होंने पूरा किया। नियुक्ति प्रमाण पत्र आप ये पहली बार नहीं, आप देख रहे हो हर डिपार्टमेंट में हमारे नेता ने नियुक्ति प्रमाण पत्र बांटने का काम किया है। और अगली खबर भागलपुर से है, जहां भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल चिकित्सा महाविद्यालय में एक चोर की करतूत सामने आई है। एनआईसीयू वार्ड में घुसकर चोर ने मोबाइल की चोरी कर ली। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में आप भी देख सकते हैं कि काफी देर तक रेकी करने के बाद चोर वार्ड में दाखिल होता है और सो रहे मरीज का मोबाइल लेकर फरार हो जाता है। अगली खबर जहानाबाद से, जहां जहानाबाद जिले का मुरलीधर इंटर उच्च विद्यालय पुराने और प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक है। स्कूल में करीब 1000 छात्र हैं, लेकिन उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षक केवल 7 हैं। शिक्षकों की कमी की वजह से बच्चों की पढ़ाई पर असर दिखाई दे रहा है। छात्रों का कहना है कि किसी तरह उनका सिलेबस पूरा हो जाता है। जिन विषयों के शिक्षक नहीं हैं, उन विषयों को दूसरे विषय के शिक्षक पढ़ा देते हैं और ऐसे में उन्हें ट्यूशन लेना पड़ता है। शराब घोटाला मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने आईएएस विनय चौबे और संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में भेजा गया, जहां मंगलवार को दोनों की रात जेल में कटी है। कल 6 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद दोनों अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। एसीबी के अनुसार दोनों अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए साल 2022 की शराब नीति में प्लेसमेंट एजेंसी के चयन में अनियमितता बरती और इस वजह से सरकार को 38 करोड़ के राजस्व का घाटा भी हुआ। वहीं शराब घोटाले में 2 आईएएस की गिरफ्तारी के बाद झारखंड में सियासत शुरू हो चुकी है। जावा से पूर्व विधायक और बीजेपी नेता सीता सोरेन ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा। दुमका में सीता सोरेन ने कहा कि हेमंत सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है और यही वजह है कि मंत्री से लेकर अधिकारी तक सब कोई जेल में है। ब्यूरोक्रेट्स हो चाहे नेता हो, जो सरकार में जो भी उपस्थित है, सब झारखंड को लूट ही रहे हैं एक तरह से। जो उसी का एक जो नमूना देखने के लिए मिल रहा है, जो ब्यूरोक्रेट है, जो आज वो जांच के घेरे में है, जेल भी जाएंगे और कई सरकार के जो कांग्रेस के जो नेता हैं, जो मंत्री रह चुके हैं, अभी तक जेल में ही है। तो ये भ्रष्टाचारियों का पूरा प्रकोप है, तो इससे झारखंड का डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता, ये प्रमाण करता है आज।
और बोकारो से खबर, जहां बोकारो में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड में सीओ से लेकर सीएमओ तक भ्रष्टाचार का बोलबाला दिखाई दे रहा है। पूर्व सीएम ने सीबीआई से शराब घोटाले की जांच कराने की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले में जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। सीओ ऑफिस से लेकर सीएमओ तक आज सिद्ध हो गया। बार बार भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि सीओ ऑफिस से लेकर सीएमओ तक भ्रष्टाचार का अड्डा है। और जो श्री विनय चौबे जी सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी का छाया था, सीओ में प्रधान सचिव था। तो सिर्फ उनके स्तर की बात नहीं है, इसमें अगर सीबीआई जांच, और जैसा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ऑलरेडी सीबीआई को रिकमेंडेशन कर दिया है, तो निश्चित रूप से बड़े मछली आने वाले समय गिरफ्तार हो, ये झारखंड की जनता चाहती है। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।